एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर थर्ड, नोमेडिक एम्पायर। नोमेडिक मतलब वो होता है कि मतलब जो बंजारे लोग होते हैं, मतलब आज 6 महीने यहाँ रुके, 6 महीने कहीं रुके, मतलब जो समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। खाना बदोश लोग, उन्हें नोमेडिक कहते हैं। मतलब जो स्थायी रूप से कहीं रहते नहीं हैं। अब ये टर्म जो है नोमेडिक, ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, मतलब ये थोड़ी विरोधाभासी हो सकती है, थोड़ी अगेंस्ट हो सकती है। अगर जो नोमैड की बात करें, अगर इन्हें हम थोड़ा स्टडी करेंगे तो इनके बारे में हमें पता चलेगा ये थोड़े वंडरिंग टाइप के नेचर के थे। वंडरिंग मतलब होता है जो घुमक्कड़ स्वभाव के रहते हैं, वो ज़्यादातर घूमते ही रहते हैं, उन्हें कहते हैं। और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो थोड़ा फैमिलियर से ज़्यादा रिलेटेड था। और सेकंड टर्म जो है एम्पायर। एम्पायर, ये जो वर्ड है, ये सेंस है, ये सेंस ऑफ द मटेरियल लोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ राजा का एम्पायर था, कितना बड़ा साम्राज्य था, कहाँ कहाँ तक उसकी सीमाएं थी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसकी स्टेबिलिटी, मतलब जहाँ राजा अगर जहाँ रहेगा, मतलब जहाँ अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सोशल कल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी रहेगा। मतलब थोड़ा सा जहाँ पे राजा की सरकार रहेगी, वो सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा सा टफ रहेगा। और बात की जाए जहाँ हिस्टोरियन ने जब हिस्ट्री लिखी तो वो थोड़ा सा नैरो नैरो लिखी, मतलब जो जब हिस्ट्री राजा लोग लिखवाते थे तो वो लोग अपने हिसाब से लिखवाते थे। और इस बात को भी ये गलत माना जाएगा जब हम इनकी नोमेडिक की स्टडी करेंगे। लास्ट में हमने देखा कि अरेबियन पेनिनसुला में किस तरह सेंट्रल इस्लामिक लैंड का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि बेडुइन नोमेडिक ट्रेडिशन लोगों ने करा था। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मंगोल ऑफ सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया के जो मंगोल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो लीडरशिप के अंडर में था, जो कि चंगेज़ खान की लीडरशिप के अंडर में था। 13th-14th सेंचुरी में इनका जो साम्राज्य है वो यूरोप और एशिया तक काफ़ी फैला हुआ था। ये लोग बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थे। और चाइना जो जो कि उनका लगा हुआ था, चाइना से कंपेयर करें तो इनकी थोड़ी सी लेस कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिकल वर्ल्ड था, मतलब थोड़ा सा कम टफ था। मतलब चाइना का थोड़ा टफ था, इनका थोड़ा कम टफ था और इकोनॉमिकल टफ था। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ये पूरे सटे हुए हैं, पूरी समाज से अलग हैं। दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से ये किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट थे। और इनका भी इम्पेक्ट पड़ा समाज में और समाज का भी इम्पेक्ट पड़ा इन पर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे चंगेज़ खां के अंडर में मंगोलों ने ट्रेडिशनल और सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट करा और अपनी ह्यूज आर्मी के थ्रू कहाँ का उन्होंने गवर्नेंस, अपना शासन करा। लेकिन उनके सामने चैलेंज ये था कि कहीं पर भी जैसे किसी स्टेट को जीत लिया, किसी राज्य को जीत लिया, किसी देश को जीत लिया, अब वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कैसे इंसान वहाँ का व्यापार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, आमदनी के, तो हर चीज़ वहाँ का सिस्टम अलग होता था। तो इसके लिए चंगेज़ खान ने थोड़ा सा इनोवेट करा और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करा। और इससे क्या हुआ, उसकी समाज में थोड़ी सी जो कैरेक्टर है, मतलब उसकी जो छवि है वो बदली। स्टेप डवेलर्स, स्टेप का मतलब होता है जो घास के मैदान होते हैं, और डवेलर्स उन्हें कहते हैं स्टेप डवेलर्स, जो घास के मैदान में रहते हैं। बेसिकली इन्होंने अपने बारे में मतलब कुछ लिखा नहीं है। हर व्यक्ति अपने बारे में, हर समाज अपने बारे में कुछ लिखता है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इनके बारे में जो हल्की फुल्की नॉलेज है, इनकी सोसाइटी के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो यहीं से मिलती है। लेकिन क्या सच है, कितना झूठ है, क्या है, मतलब एग्जैक्ट इस बात की श्योरिटी नहीं है कि कितना कितना सच है। लेकिन जो मंगोलों ने जिस तेज़ी के साथ, मतलब साम्राज्य को, दूसरे राज्यों को कंट्रोल में करा था, दूसरे राज्यों को जीता था, इससे कई सारे लिटरेचर जो थे, मतलब कई सारे जो लेखक है उस वो ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे इन सब चीज़ों से। और कुछ लोगों ने इनके बारे में लिखा भी था, जो ट्रैवल करते थे उन्होंने लिखा था। और कई लोग तो, जो लेखक होते हैं, वो मंगोल को एज़ अ सर्व करने लगे थे, मतलब उनके दरबार में जाके सर्व सर्व करने लगे थे। अब वो कौन-कौन थे? वो थे वो जो लोग थे वो थे बुद्धिस्ट थे, कन्फ्यूशियन थे, क्रिश्चियन थे,
टर्क के थे और मुस्लिम थे। बेसिकली इन लोगों को बहुत ज़्यादा मंगोलों के कस्टम रीति-रिवाज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बट इन्होंने ठीक है हल्का-फुल्का कुछ लिखा, जैसा भी लिखा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इनकी बुराइयाँ भी लिखी, मतलब इनके अगेंस्ट भी कुछ लिखे हैं। तो जो मंगोल की जो हिस्ट्री है, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन क्रिएट करती है, मतलब ये मतलब बारबेरियन थे या नहीं थे। बारबेरियन का मतलब होता है बेसिकली जो असभ्य टाइप के लोग होते हैं, जो जंगली होते हैं बेसिकली। तो वो किस टाइप के लोग थे, कुछ क्या कितने सच थे, कितना झूठ था, तो इन बातों पर सवाल खड़े होते हैं। जो मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई है मंगोलों के ऊपर, वो 18 और 19 सेंचुरी में हुई है रशियन स्कॉलर के द्वारा, जब टीसार का साम्राज्य जो है, जो सेंट्रल एशिया पर फैल रहा था। और ये हुई, मतलब इनमें कौन-कौन थे, जो ट्रैवलर थे, सोल्जर्स थे, मर्चेंट थे, और कई सारे स्कॉलर्स थे। और 20 सेंचुरी में जब सोवियत, जो अपना रशिया है, जब एक्सटेंशन कर रहा था, तभी मतलब अपना जो साम्राज्य है रशिया फैला रहा था, तभी जो न्यू मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी आर्गुमेंट दी। उन्होंने कहा जो नेचर ऑफ सोशल रिलेशन है, मतलब जो सामाजिक संबंध है, वो मतलब प्रिवेंट प्रिवेलेंट मोड पर है, मतलब प्रचलित है। और वहीं जहाँ पर चंगेज़ खान और इमर्जिंग, मतलब जो अपना साम्राज्य है मंगोलों का एम्पायर, वो धीरे-धीरे इतना इवोल्यूशन हो रहा था ह्यूमन इवोल्यूशन में, वहाँ तक जा रहा था जहाँ पर कई सारे डिफरेंसेस हैं लैंड ओनर को लेकर और पीजेंट को लेकर भी। एक स्कॉलर हैं बोरिस व्लादिमिर, मतलब इन्होंने इसकी रिसर्च करी थी मंगोलों के ऊपर और उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी सोसाइटी कैसी थी, कल्चर क्या था, सिस्टम क्या था, और इन सब के बारे में। और वहीं एक दूसरे स्कॉलर हैं व्लादिमिर बार्टोल्ड, ये उसके अगेंस्ट थे। लेकिन जब स्टेलिन की सरकार थी, तो वो ज़्यादा नेशनलिज्म को लेकर अब काफ़ी सजग थे। बारटोल्ड की सिंपैथी थी, ये जो अचीवमेंट और ये करियर जो था मंगोलों का और चंगेज़ खान का, इसके ऊपर। लेकिन बाद में इन्होंने, इनके कुछ स्कॉलर हैं जो 1960 में इन्होंने मतलब इस पर जो रोक लगा दी थी, इस पर सेंसरशिप लगा दी थी। लेकिन जब 1960 के बाद जब एक राजा आया लिबरल, कुरशेएवा, तो इसने इनकी चंगेज़ खान की और चंगेज़ खान और मंगोलों के बारे में इनकी हिस्ट्री के पब्लिश करी थी। और इसको 9 वॉल्यूम में, मतलब 9 पार्ट में डिवाइड करके इसको पब्लिश करा था। मंगोल के बारे में जो हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उनका एम्पायर कैसा था, उनके बारे में कई स्कॉलर ने लिखा है और वो हमें कई भाषाओं में भी मिलता है। वो भाषाएँ कौन-कौन सी हैं? वो चाइनीज़ है, मंगोलियन है, पर्शियन है और अरबिक है। जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इटालियन भाषा, लैटिन, फ्रेंच और रशियन। और कई बार ऐसा हुआ है सेम टेक्स्ट, मतलब सेम इन्फॉर्मेशन हमें 2 अलग-अलग भाषाओं में और 2 अलग-अलग कॉन्टिनेंट में, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन अलग-अलग भाषाओं में मिली हो और अलग-अलग कॉन्टिनेंट में मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मंगोल मंगोलियन का जो चाइनीज़ वर्ज़न है, जिसमें चंगेज़ खां के बारे में बताया गया है, उनकी हिस्ट्री के बारे में दिया है मंगोल उन न्यू ताबेज़, जिसका मतलब होता है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल। और वहीं एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि लेट अ, लेट लैटिन और इटालियन भाषा में मंगोल कोड के बारे में दिया हुआ है, जो कि आपस में मतलब मार्को पोलो ट्रैवलर हैं, इन्होंने लिखी, जो कि आपस में मैच नहीं करती इन्फॉर्मेशन। मंगोलों ने अपने बारे में बहुत कम ही लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही लिखा है उनके कल्चर के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में। ज़्यादातर बाहर के देशों में, जो बाहर के देश के जो लोग हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने इनके बारे में ज़्यादा लिखा है। और कुछ एक स्कॉलर हैं इगोर डे रैचविट्स, जिन्होंने द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, और एक और स्कॉलर हैं द गेरहाल्ड डोफर, जिन्हें मंगोल और मतलब ये ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने मंगोल के बारे में स्टडी करी और उनके बारे में लिखा, और उन्होंने बहुत ही टफ़ वोकेबलरी को, टफ़ हिस्ट्री को बहुत आसान आसान भाषा में डिस्क्राइब कर दिया। मतलब जो मुश्किलें आती थी हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री समझने में, उनको इन दोनों स्कॉलर ने बहुत आसान कर दिया।
और आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि इतना सब कुछ चंगेज़ खां के बारे में और मुगल्स के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन आगे और भी कुछ है, मतलब और भी हमें जानना है। ये था मंगोल, इतना बड़ा मंगोल एम्पायर। इंट्रोडक्शन। 13th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब अर्ली 13th सेंचुरी में यूरोप में और एशिया में ऑलमोस्ट थोड़ा सा लोग बाग घबराए हुए थे, क्योंकि नई पावर आई थी। नई पावर उभर कर सामने आई थी, वही चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान ने मंगोलों को यूनाइटेड करा, मतलब सारे मंगोलों को एक करा कि भैया हमें एक होना चाहिए। और चंगेज़ खान का पॉलिटिकल विज़न कोई छोटा मोटा नहीं था कि भैया हमें अब अपना ये मोहल्ला कब्ज़ा कर लूँ, ये स्टेट कब्ज़ा कर लूँ, ये देश कब्ज़ा कर लूँ। उसका जो विज़न था बहुत बड़ा था, बड़ा विज़न था। उसका कहना था कि उसको भगवान ने यहाँ राज करने के लिए भेजा है, और उसके सारा जीवन जो है, उसकी लाइफ टाइम, मतलब मंगोल ट्राइब पर कब्ज़ा करने पे और बाकी का जो साम्राज्य है, बाकी का अपना जो साम्राज्य बढ़ाने में, नॉर्थ चाइना, टैक्सोमनी, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल ईरान, रशिया के जो स्टेपी एरिया है, इन पर कब्ज़ा करने में ही बीत गया था। लेकिन उसके आने वाले जो वंशज हैं, मतलब उसके वो तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके जो आने वाले वंशज हैं, उन्होंने इसका सपना पूरा किया, और मंगोल एम्पायर, मतलब जो भी चंगेज़ खां का एम्पायर है, उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी। चंगेज़ खां का एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था मोंके। उसने फ्रेंच रूलर को धमकी दी थी, मतलब फ्रेंच रूलर को वॉर्न करा था, जो कि लुइस 19 है, नहीं लुइस 9, लुइस 9 को उसने धमकी धमकी दी थी कि भैया इस दुनिया का, इस संसार का एक ही राजा है, वो है चंगेज़ खान, द सन ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग, मतलब स्वर्ग का ही पुत्र। उसने कहा था कि हम कितने पावरफुल हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, अपनी शक्ति के बारे में उसको बताया था। उसने कहा था कि अगर तुम हमारे हमसे लड़ोगे, हमारे पास सेना लेके आओगे, तो हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम्हें कैसे डील करना है। तो मतलब इस टाइप में उसको धमकी दी थी। मतलब हम वो हैं कि हमने मुश्किल काम को आसान बनाया, और हमने दूर की चीज़ को पास बनाया। तो इस टाइप का उसको बोला था चंगेज़ खां के पोते ने, लुइस 9 को। ये ऐसा नहीं था कि बस खाली धमकी दे दी। 1236 से 1241 के कैंपेन में जो चंगेज़ खां का एक दूसरा पोता है, बाटू, बाटू ने क्या करा कि इन 5 सालों में उसने रशिया रशिया की जो ज़मीन है, मतलब रशिया का जो एरिया है, मॉस्को तक, पोलैंड अपने कब्ज़े में कर लिया, हंगरी अपने कब्ज़े में कर लिया, वियतनाम तक पहुंच गए थे। मतलब उसने इतना ज़्यादा मतलब बहुत कब्ज़ा कर लिया था इन 5 सालों में। 13th सेंचुरी में ऐसा लगने लगा था कि अब तो भगवान भी मंगोल को सपोर्ट कर रहा है, अब भगवान भी मंगोल के साइड में है। और 13th सेंचुरी तक उसने कई सारा हिस्सा चाइना का, मिडिल ईस्ट का, मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो यूरोप का हिस्सा है, वो अपने कब्ज़े में कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि भैया ये मतलब ये कुछ मतलब भगवान शायद अब हम पे गुस्सा हैं। मतलब देखने से ऐसा इतना ज़्यादा भयानक था कि द वार्थ ऑफ गॉड, मतलब अब तो भगवान भी हम पर गुस्सा हैं। मंगोल ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे कर लिया, जिसके सामने सिकंदर का साम्राज्य भी काफ़ी छोटा लगने लगा था। जब समय था प्री इंडस्ट्रियल एज का, मतलब वो जो दौर था प्री इंडस्ट्रियल एज का था ना, उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी थी ना, ना इतनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल थी, लेकिन फिर भी मंगोल ने इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब इतना बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल कर लिया, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब मुश्किल होता है किसी साम्राज्य के लिए, मतलब एक स्टेट पर अपना राज करने के लिए, सही से राज करने के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन मंगोल ने इतना बड़ा साम्राज्य पर एरिया पर कब्जा करा था, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करा था, उसको कैसे कंट्रोल करा था। अब ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हम जिस देश पे, जिस एरिया पे हमने कंट्रोल करके रखा है, अब वहाँ के लोग बाग अलग होंगे, वहाँ का समाज अलग होगा, वहाँ का रिलीजियस अलग होगा। ऐसा तो नहीं, जिस जगह पर हमने कब्जा करा है कि वहाँ पर हमारी जाति के लोग, हमारी समाज के लोग, हमारे कल्चर के लोग रहेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं,
अलग-अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग-अलग सिस्टम के लोग रहे मतलब सबका कल्चर अलग है, तो उनके साथ चंगेज़ खान ने कैसे डील करा था? मतलब और इस प्रकार से और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं मंगोल के बारे में। तो बेसिकली हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, मतलब इसमें दिया है कि अब जो शुरू करेंगे कि मंगोल कौन थे, कहाँ रहते थे, वे लोग बागों से कैसे इंटरेक्ट करते थे और उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी,